मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो हम फिर से आ चुके हैं बीएससी सेकंड ईयर के 4th यूनिट के लेकर के, जो कि आपके फर्स्ट पेपर का है। फर्स्ट पेपर में हम लोगों को आज डिस्कस करना है लेजर का ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, जहां पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेजर के कॉन्सेप्ट्स और इसके सारे जो भी सिस्टमेटिक नोट्स हैं वो हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे। आपको करना है क्या है, सिस्टमेटिकली इसको देखना है, नोट्स कंप्लीट करने हैं और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कंसल्ट करेंगे, राइट। लेजर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए फोटॉन्स क्या होते हैं। फोटॉन जिसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैक्स प्लैंक ने बताया था, जहां पे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स एज अ फोटोन ट्रीट करता है। ये टाइनी पार्टिकल्स फोटॉन्स एसोसिएटेड होते हैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से। यही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद अपनी पर्टिकुलर फिक्स एनर्जीज हुआ करती थी। फिर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे ले जाकर के हमारी मुलाकात हुई 1917 में। हमारी मुलाकात आइंस्टीन सर से होती है और आइंस्टीन ने बताया कि स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होते हैं। स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में आगे बात करेंगे, इसलिए परेशान नहीं होना है। तो 1917 में सबसे पहला कॉन्सेप्ट स्टिमुलेटेड एमिशन का आता है। फिर आगे हमारी मुलाकात होती है सीएच थाउन्स से। सीएच थाउन्स कौन है? तो सीएच थाउन्स वो पर्सन है जिन्होंने सबसे पहले मेसर का कॉन्सेप्ट दिया था। मेसर, ध्यान दीजिएगा, मेसर का कॉन्सेप्ट दिया था। मेसर एक पहला माइक्रोवेव था, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड ऑफ रेडिएशन। तो ये कॉन्सेप्ट है मेसर, एक कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू जो लाइट एमिट होती थी वो लाइट माइक्रोवेव के फॉर्म में होती थी, जिससे इस कॉन्सेप्ट को और आगे इनहैंस किया गया। और सबसे पहले लेजर का कॉन्सेप्ट दिया था पीएच मैमन ने, जिसमें लेजर एक सबसे पहली टेक्निक थी जहां पर एक नई तरीके की लाइट प्रोड्यूस हो सकती थी। और नई तरीके की लाइट के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे ही। वैसे मैं बता दूं कि लेजर का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है और ये 1960 में सबसे पहले दिया गया था। ये तो बातें हुई पुरानी हिस्ट्री के बारे में। अब थोड़ा समझने हैं कि लेजर है क्या। तो लेजर एक ऐसी लाइट है, लेजर एक सिस्टम वैसे बनाया गया था। लेजर एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम एक ऐसी लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं जो लाइट हाईली कोहेरेंट, यूनिडायरेक्शनल और बहुत ही ज्यादा इंटेंस होती है। बहुत ही ज्यादा कोहेरेंट होने की वजह से इस तरीके की लाइट को स्पेशल लाइट कहा जाता है। इस स्पेशल लाइट के हमारे लाइफ में बहुत सारे यूज होने वाले हैं। आपने देख भी रखे होंगे इसके लाइट हमारी लाइफ में कहाँ का यूज होते हैं। आपने प्रिंटर्स में लेजर प्रिंटर के फॉर्म में देख ही रखा होगा। इसके अलावा लेजर को हम लोग एज अ मेडिकल इक्विपमेंट भी यूज करते हैं। बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट में, स्टोन्स वगैरह के ट्रीटमेंट में भी हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा आपने हेयर रिमूवल में जो एक्स्ट्रा अनवांटेड हेयर्स होते हैं उसमें रिमूवल में भी लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्टेज शोज में भी आपने लेजर लाइट वगैरह देख रखा था। तो सबसे ज्यादा यूजफुल आज के डेट में हमारा लेजर हो चुका है। तो ये बातें हुई लेजर के यूज के बारे में। लेजर तो एक सिस्टम रहा है जिसमें हमने इसकी जगह जगह पे बहुत सारे यूजर्स देखने हैं। ये सारे यूजर्स के बारे में आगे ही बात करने वाले हैं। सारी बातें धीरे धीरे होने वाली है। तो बात शुरू करेंगे आज बेसिक ऑफ लेजर से। तो लेजर की सबसे पहले डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि लेजर है क्या। तो लेजर एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम एक स्पेशल टाइप ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ लाइट क्या होती है? पहले तो नॉर्मल टाइप ऑफ लाइट क्या होती है वो समझते हैं। नॉर्मल टाइप ऑफ लाइट जो हम लोग डेली यूजेस में इस्तेमाल करते हैं उसको हम नॉर्मल टाइप ऑफ लाइट कहते हैं। चाहे वो येलो बल्ब हो, चाहे वो आपका ट्यूबलाइट हो, चाहे वो आपका सीएफएल वगैरह हो, वो सब आपकी नॉर्मल लाइट है या फिर ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट्स में क्या होता है कि वो लाइट इनकोहेरेंट होते हैं। इनकोहेरेंट का मतलब है कि उसमें जो लाइट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ सेम फेज डिफरेंस नहीं रखते हैं, इसीलिए वो इनकोहेरेंट होते हैं। डायरेक्शनलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, मतलब ये हर जगह पे फैलने की प्रॉपर्टी रखते हैं, फैलते जाते हैं। इंटेंस नहीं होते, इनकी इंटेंसिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, ये उसकी प्रॉपर्टी। तो इस सब जो छोटी मोटी प्रॉपर्टीज, इस सब प्रॉपर्टीज को फॉलो ना कर पाने की वजह से इसको हम ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। अब दूसरी एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि ऑर्डिनरी लाइट्स में होल्ड नहीं होती है, वो है मोनोक्रोमैटिसिटी नहीं होती है। मोनोक्रोमैटिसिटी का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। आप येलो बल्ब भी जलाओगे ना, उससे भी जो रोशनी निकलती है, मतलब उससे भी जो फोटॉन्स निकलेंगे, उन फोटॉन्स के भी वेवलेंथ एग्जैक्टली एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम नहीं होते हैं, एक दूसरे से पार्शियल डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से मोनोक्रोमैटिसिटी की भी प्रॉपर्टी उसमें नहीं मिलती है। तो ये सब प्रॉपर्टीज उसके अंदर ना होने की वजह से उसको हमने ऑर्डिनरी लाइट कह दिया। तो यहाँ पर ये क्या है? तो ये एक स्पेशल काइंड ऑफ लाइट है जो कि केवल लेजर प्रोड्यूस कर सकता है। तो लेजर क्या हुआ? लेजर एक ऐसा डिवाइस हो गया जो कि लाइट एम्प्लीफाइड करके प्रोड्यूस कर सकता है। तो लेजर का फुल फॉर्म पहले आपको याद होना चाहिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, राइट। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको सबसे पहले किसने प्रोड्यूस किया था? ये बताया था मैंने कि सॉलिड स्टेट के फॉर्म में सबसे पहले प्रोड्यूस किया था मैमन ने। तो मैमन ने 1960 में ये प्रोड्यूस तो किया, फिर चीजें और आगे बढ़ी और आज हमारे पास स्पेशल काइंड ऑफ
बहुत सारे लेजर बनाने के सिस्टम है। हम लोग को जो पढ़ना है वो कुछ लेजर बनाने के सिस्टम पर बात करनी है, जानेंगे उसको आगे। पहले आगे बेसिक ऑफ लेजर की डेफिनेशन पर थोड़ा सा बात करते हैं। तो बेसिक ऑफ लेजर, लेजर इज डिवाइस दैट एमिट अ कॉलिमेटेड मोनोक्रोमेटिक हाईली इंटेंस यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट। जो चीजें ऑर्डिनरी लाइट में नहीं होती वो सारी प्रॉपर्टीज को ये होल्ड करता है, जिसकी वजह से ये लाइट स्पेशल काइंड ऑफ लाइट हो गई। द फुल फॉर्म ऑफ लेजर इज लाइट एम्प्लीफिकेशन ड्यू टू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में क्या होता है बात, तो स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में हम बात करेंगे, जिसको सबसे पहले हमारे आइंस्टीन साहब ने दिया था 1917 में। उसको हम लोग आगे देखने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। मतलब लेजर का जो प्रिंसिपल है वो स्टिमुलेटेड एमिशन पर बेस्ड है। ओके, तो यहां पर क्या है, लेजर लाइट हैज डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी लाइट हैज फॉलोइंग 4 स्पेशल फीचर्स। मतलब ये एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी लाइट है, मतलब ऑर्डिनरी लाइट से थोड़ा सा अलग होकर के चलता है, जिसके पास वो 4 प्रॉपर्टीज होगी जो कि ऑर्डिनरी लाइट्स में नहीं होती थी। तो पहला मैंने क्या बताया था, मोनोक्रोमैटिसिटी। मोनोक्रोमैटिसिटी का मतलब कि इसके पास सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट होती है, सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट होगी, राइट। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कोहेरेंट होते हैं। मतलब कोहेरेंट का मतलब कि जो एक दूसरे के फोटॉन्स होंगे, जो बहुत सारे फोटॉन्स निकलते हैं, उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा, मतलब सेम फेज में होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी होती है इंटेंस होते हैं, मतलब इनकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, ये फैलते नहीं है। मतलब इंटेंसिटी हाई होने की वजह से ये ज्यादा फैलेंगे नहीं। यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, मतलब वही फैलने की प्रॉपर्टी नहीं होती है। और इसके बाद डायरेक्शनैलिटी को फॉलो करते हैं। डायरेक्शनैलिटी का मतलब आपको मैंने अभी भी बताया, जो कि डायरेक्शन अपने डायरेक्शन को बदलते ना हो, मतलब एक ही डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। तो ये स्पेशल 4 प्रॉपर्टीज है। मोनोक्रोमैटिसिटी मतलब अ लेजर एमिट लाइट बीम ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी एंड सिंगल वेवलेंथ, राइट। तो मोनोक्रोमैटिसिटी की टेंडेंसी होती है। तो जो सबसे पहला लेजर बनाया गया था ना बच्चों, वो बनाया गया था रेड लेजर, जो कि 694 nm का था, 694 nm नैनोमीटर का था। और मोनोक्रोमैटिसिटी का मतलब यहाँ पे जो भी वेवलेंथ ये प्रोड्यूस करने वाला बाय स्टिमुलेटेड एमिशन, वो सिंगल फ्रीक्वेंसी और सिंगल वेवलेंथ का ही होगा। नेक्स्ट है डायरेक्शनैलिटी। डायरेक्शनैलिटी का मतलब यूनिडायरेक्शनल होगा, एक ही डायरेक्शन को फॉलो करेगा। लेजर एमिट्स लाइट बीम इज वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन को फॉलो करेगा, अलग अलग फैलते हुए नहीं चलता है। इंटेंसिटी A laser beam can be focused on very small area। आपने अगर लेजर बीम देख रखा होगा तो बहुत ही छोटे रीजन से होकर के चलता है, इसलिए फैलता नहीं है। फैलना न होने का मतलब यह है कि अब ये बहुत दूर तक जाएगा, फैलेगा नहीं। इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि 100 वाट का कोई आपके ऑर्डिनरी लाइट के रिस्पेक्ट में ये लगभग 1000 टाइम्स ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा इंटेंस होता है। तो ये चीज यहाँ पे है, a 1 watt of laser is 1000 times more intense than 100 watt of ordinary lamp, राइट। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है कोहेरेंसी, इसके अंदर होती है। कोहेरेंसी का मतलब अभी मैंने बताया कि जो भी फोटॉन्स इसके लेजर लाइट के होंगे वो एक दूसरे के साथ सेम फेज डिफरेंस या सेम फेज में होते हैं। फेज डिफरेंस इसका जो भी होगा वो 0 होगा, राइट। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है जो लेजर को बाकी लाइट से अलग करती है। बात समझ में आ गई। तो जितने भी स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं वो स्पेक्ट्रल रेज, ये 3 अलग अलग तरीके से रेडिएशन पर बेस्ड होते हैं। और ये 3 अलग अलग तरीके के जो रेडिएशंस होते हैं वो हमारे 3 फंडामेंटल टर्म्स है, और उन 3 फंडामेंटल टर्म्स के बेसिस पर ही हम रेडिएशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो सब है क्या, तो पहला है आपका स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, दूसरा है स्पॉन्टेनियस एमिशन, और तीसरा है आपका स्टिमुलेटेड एमिशन। इन सब में इन तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए पहले हमें समझना होगा कि एटम्स क्या होते हैं। बहुत अच्छे से पता होगा आपको कि एटम्स की कहानी क्या है। आपको पता है ना कि अगर हम किसी एटम के बारे में बात करें तो एटम के आसपास ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं शेल, और हर शेल की अपनी डेफिनेट पर्टिकुलर एनर्जी होती है। और जैसे जैसे शेल बढ़ते हैं, दूर जाते हैं, तो वैसे वैसे आप बाहर जाते जाओगे तो इनकी एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। तो जो पहले वाला मतलब नियर बाई वाले लोअर शेल्स होते हैं, मतलब लोअर एनर्जी वाले शेल्स होते हैं, उस लोअर एनर्जी वाले सेल को हम K, उसके ऊपर वालों को L, M, N कहते हैं। अलग अलग अगर हम एटम के बारे में बात करें तो अलग अलग एटम्स में इलेक्ट्रॉन अपने अलग अलग शेल्स में आराम से रह सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो हम इस तरीके से
से एमिशन और एब्जॉर्प्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब फिर इसके बाद आइए बात करते हैं लिथियम एटम के बारे में। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत अच्छे से पता है आपको कि 3, और अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 एंड 1। तो 2 जो है वो पहले K वाले शेल में रहेगा और 1 जो है वो L वाले शेल में रहता है, राइट। तो K वाला शेल जो है कि वो न्यूक्लियस के काफी पास होता है, तो वो काफी ज्यादा स्टेबल होता है, और उसके बाद होता है दूसरा वाला शेल, एक 1 जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे वाले शेल में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर एनर्जी जो है वो थोड़ी बड़ी है, ये इलेक्ट्रॉन आसपास में आ जा सकते हैं, जिसके वजह से हम इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्प्शन में यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के हम अब रेडिएशन करवा सकते हैं। तो आइए थोड़ा समझना स्टार्ट करते हैं कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि एब्जॉर्ब करना, मतलब कि आप अगर कोई एनर्जी ले रहे हो तो इस एनर्जी को लेते हो, तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा एब्जॉर्प्शन। आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो लिथियम के एनर्जी लेवल को समझाने के लिए हमने इस तरीके से इसको अलग अलग कर दिया है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट शेल में थे उसको हमने नहीं दिखाया है, और वो जो 1 इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी ऑर्डर में था, जो कि ट्रांजिस्ट हो सकता है अगल बगल वालों के लेयर के बीच में, एनर्जी लेवल के बीच में, उसको हमने यहाँ पे दिखा रखा है। मान लीजिए कि ये ग्राउंड स्टेट में था, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कि ये आप एल शेल में देख पा रहे हो। तो एल शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में था। यहाँ पर आपने बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करी। ये एनर्जी किस फॉर्म में आपने प्रोवाइड करी? फोटोन के फॉर्म में। ये फोटोन एक्चुअली E1 और E2 के डिफरेंस के इक्विवेलेंट है। तो E1 E2 के डिफरेंस के इक्विवेलेंट है, तो एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन उसकी कैपेबल हो जाएगा कि वो हायर एनर्जी स्टेट में जा सके। जैसा कि आप नॉर्मली देखे होंगे कि अगर आपको कहीं जाना है तो उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर वहां पे खर्च करनी है तो उतनी एनर्जी आपको मिलेगी, तब तो आप वहां जा पाओगे। ऐसा ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रहते हैं। किसके? मान लीजिए लिथियम एटम का कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि ग्राउंड स्टेट में आराम से रह रहा है, मतलब आपके लोअर एनर्जी लेवल में रह रहा है, क्योंकि वो स्टेबल रहता है वहां पर। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर से हमने फोटोन के फॉर्म में एनर्जी दी, और ये एनर्जी E1 और E2 के डिफरेंस की इक्विवेलेंट है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो ये जंप कर जाता है आफ्टर एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ बच्चों, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ये इलेक्ट्रॉन देखिए यहां से कहां चला गया? हायर एनर्जी स्टेट में। तो हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करके जंप कर लिया है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन, राइट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। तो आइए इसको थोड़ा लिखने का भी तरीका देख लिया जाए। लेट अस कंसीडर दैट एन एटम इज इन lower energy state having energy E1 if a photon of energy is incident on an atom in lower state, right? ये lower state है, ground state है। Then the atom absorbs this much amount of energy and jump to upper state having energy E2 such that h nu is equal to E2 minus E1, right? तो ये जो h nu की वैल्यू होगी इन दोनों के डिफरेंस के इक्विवेलेंट होना चाहिए। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। इंड्यूस्ड का मतलब ये आपने कराया है, इलेक्ट्रॉन खुद से नहीं गए थे। तो जो प्रोसेस को आप कराते हैं उसको इंड्यूस्ड कहते हैं। दैट प्रोसेस नोन एज इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन मतलब वही है। B में एक्सप्रेस्ड एज A प्लस H न्यू। A क्या है? वो नॉर्मल एटम है, जैसे लिथियम का एटम हमने ले रखा था। H न्यू वो फोटोन है पर्टिकुलर जो आपने इस पर इंसिडेंट कराया, जिसके वजह से अब वो पर्टिकुलर एटम एक्साइटेड स्टेट में A स्टार के थ्रू हमने दिखाया। तो ये नया स्टेट है इसका A स्टार, where A is an atom in ground state and A star is the same atom in excited state। मतलब A star को हम same atom कह सकते हैं in excited state, जहां पे इलेक्ट्रॉन higher energy state में चला गया। तो ये एक पर्टिकुलर हो गया, लेकिन मैं बता दूं कि इससे लेजर प्रोड्यूस नहीं होता। ये एक तरीके से रेडिएशन का एक प्रोसेस है। आइए सेकंड वाला देखते हैं, मतलब स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है। हाँ तो बच्चों, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे पास सेकंड है स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन की कहानी क्या है? जब एटम को आपने बाहर से फोटॉन्स दे रखा था तो इलेक्ट्रॉन को आपने स्टिमुलेट किया था किसमें? सेकंड स्टेट में। अब आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन जब हायर स्टेट में जाते हैं तो परमानेंटली वहां नहीं रहते, क्योंकि हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन को रहना पसंद नहीं है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना चाहते हैं? लोअर एनर्जी ऑर्डर में। और लोअर एनर्जी स्टेट कहाँ है? नीचे ग्राउंड स्टेट में। तो इलेक्ट्रॉन को अपने नीचे मतलब लोअर एनर्जी स्टेट में आना है तो कितने टाइम में आ जाते हैं? तो बहुत अच्छे से आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन अपने हायर स्टेट से लोअर स्टेट में अपने एक लाइफ टाइम इंटरवल होता है उनका, उस लाइफ टाइम इंटरवल में वापस आ जाता है, उनका लाइफ टाइम इंटरवल।
ऑलमोस्ट 10 टू द पावर -8 सेकेंड अप्रॉक्सीमेट होता है। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे वापस आते हैं तो अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को जब बाहर निकालते हैं उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर, और जब वो निकालते हैं तो अपने हाई एनर्जी ऑर्डर और लोअर एनर्जी ऑर्डर के डिफरेंस के बराबर एनर्जी एमिट करते हैं। तो दिस काइंड ऑफ प्रोसेस ऑफ एमिशन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम हायर टू लोअर, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन, राइट। तो स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस में मतलब समझिएगा, स्टिमुलेट करना का मतलब बाहर से आप देते थे और यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन को वापस देख रहे हो आते। जब इलेक्ट्रॉन वापस अपने स्टेट में आ रहा है तो एनर्जी एमिट करेगा, और जिसको हम लोग कह रहे हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब बहुत ही जल्दी एमिशन स्टार्ट हो जाता है, राइट। आइए देखते हैं। तो कंसीडर दैट इनिशियली एन एटम इज इन हायर एनर्जी स्टेट E2। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देख पा रहे हो हायर एनर्जी स्टेट में है, और ये अपनी लाइफ टाइम इंटरवल मतलब 10 टू द पावर -8 सेकंड के अंदर वापस आने वाला है। तो देखिए कब की बात है, जब इलेक्ट्रॉन को आपने बाहर से स्टिमुलेट किया था। अब ये स्टिमुलेट तो हो चुका है लेकिन इसको वापस तो आना है, तो ऐसे केस में ये 10 टू द पावर -8 सेकंड के अंदर वापस आ गया अपने लोअर एनर्जी स्टेट में। जब अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है तो पर्टिकुलर एनर्जी डिफरेंस के इक्विवेलेंट फोटॉन्स एमिट कर रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन, राइट। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, higher energy state E2, since normal lifetime of atom in excited state is 10 to the power -8 second, right। ये तो होता है, okay। So the atom will make a transition to lower energy state E1। during this transition atom will release a photon। रख तो सकता नहीं, उसको एनर्जी का एमिट करना होगा। a photon of energy hν, where hν is E2 - E1 मतलब हायर एनर्जी स्टेट और लोअर एनर्जी स्टेट के डिफरेंस की इक्विवेलेंट ये एनर्जी एमिट कर रहा है। The emission of photon occur on its own, मतलब ये आपके पास बाहर से नहीं, उस इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से ही प्रोड्यूस हुआ है ओन। This is known as spontaneous emission। Thus we can say that the process of emission of photon by an atom without any external agency is called spontaneous emission। मतलब ये है कि आपने बाहर से एक्सटर्नली कोई एजेंसी मतलब बाहर से कोई एक्सटर्नल यूज नहीं किया है किसी फैक्टर का, इस तरीके से जो एमिशन हो रहा है इसी को आप स्पॉन्टेनियस कह रहे हो, राइट। इट मे बी एक्सप्रेस्ड एज ए स्टार विच इज इन एक्साइटेड स्टेट। ये एक्साइटेड स्टेट में था एटम, और जब एक्साइटेड स्टेट एटम ने अपना फोटोन एमिट कर दिया एनर्जी डिफरेंस के इक्विवेलेंट, तो वो नॉर्मल स्टेट में चला गया A + hν, राइट। तो A आपका क्या है, नॉर्मल स्टेट ग्राउंड स्टेट में, और ये एक्साइटेड स्टेट का फैक्टर था जिसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से स्पॉन्टेनियस एमिशन हो गया। आइए अब देखते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्टिमुलेट करने का मतलब होता है कि आपको बाहर से एजेंसी यूज करनी है। तो आप देखिए क्या होता है स्टिमुलेटेड एमिशन में। तो देखिए इसको सबसे पहले किसने आइडिया दिया था, मैंने आपसे बोला था ना स्टिमुलेटेड एमिशन आपका आइंस्टीन के थ्रू दिया गया था। कब, 1917 में। इन्होंने क्या बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी स्टेट में है ही, तो उनको आप बाहर से एनर्जी जब प्रोवाइड कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन को अपने हायर एनर्जी स्टेट में उसी टाइम पर आप बाहर से फोटोन दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन उस टाइम पर वापस अपनी एनर्जी स्टेट में तो आएगा ही, उसको आना है। अब बाहर से जब एनर्जी आपने दी है तो वो एनर्जी रख करके तो वापस आ नहीं सकता, तो एनर्जी को वो ले करके तुरंत जब अपने वापस एनर्जी स्टेट में आ रहा होगा तो उस एनर्जी स्टेट के इक्विवेलेंट अपनी दूसरी एनर्जी स्टेट में प्रोड्यूस करेगा। मतलब फिर से समझिएगा, जब आपने बाहर से फोटॉन्स इंसिडेंट कराए किस टाइम पे, जब वो एक्साइटेड स्टेट में था। जब एक्साइटेड स्टेट में है तो उसी टाइम पे जो फोटोन आपने इंसिडेंट किया, और जब वो इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट से लौट रहा होगा उस समय जो फोटोन एमिट करेगा, तो दिस काइंड ऑफ फोटोन, ये दो तरीके के फोटोन मतलब 2 यूनिट ऑफ फोटोन प्रोड्यूस होंगे। और इस कंडीशन में जो एमिशन होता है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लौट रहे होते हैं, उस कंडीशन में जब एमिशन हो रहा होगा तो उस कंडीशन में जो प्रोड्यूस होगा 2 यूनिट ऑफ फोटोन, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मतलब इंसिडेंट फोटोन के रिस्पेक्ट में सेम फेज में होते हैं। सेम फेज होने का मतलब हो गया कि कोहेरेंट होंगे, मतलब इनके बीच में फेज डिफरेंस नहीं रहेगा, राइट। तो इस तरीके के एमिशन को हम लोग कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। बात समझिएगा, ओके। तो एज सजेस्टेड बाय आइंस्टीन इन 1917 एन एटम इन एक्साइटेड स्टेट E2 कैन आल्सो मेक ट्रांजिशन टू लोअर एनर्जी स्टेट E1। आपको पता ही इलेक्ट्रॉन को तो आना ही है अपने स्टेट में, कौन से स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में। कितने टाइम में, 10 टू द पावर -8
सेकंड्स के अंदर में आना है, क्योंकि ये एक्सिलेटेड स्टेट में रह नहीं सकते। इसी टाइम पे आपने फोटोन एमिट किया, अब इलेक्ट्रॉन जब वो वापस आ रहे होंगे तो ये पर्टिकुलर फोटोन के रिस्पेक्ट में ये पर्टिकुलर फोटोन दोनों की यूनिट सेम होगी, और ये फोटोन कोई और नहीं, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस के इक्विवेलेंट है। जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे होंगे अपने स्टेट में, मतलब एमिशन कर रहे होंगे, तो ये 2 यूनिट ऑफ फोटोन एमिट होंगे, और एट द सेम टाइम जब 2 यूनिट ऑफ फोटोन एमिट होंगे तो यही दोनों एक दूसरे के साथ सेम फेज डिफरेंस में, जैसे सेम फेज में है, फेज डिफरेंस 0 देंगे, और ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके होंगे स्टिमुलेटेड एमिशन, मतलब कोहेरेंट लाइट होंगे, राइट। तो अब क्या करना है, व्हेन ट्रिगर्ड बाय फोटोन ऑफ एनर्जी h न्यू, ट्रिगर का मतलब होता है बाहर से एनर्जी इस पर गिराना, ट्रिगर करना, राइट। तो व्हेन ट्रिगर्ड बाय फोटोन ऑफ एनर्जी h न्यू ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन एमिशन ऑफ सेकंड फोटोन टेक प्लेस। ओके, तो सेकंड फोटोन टेक प्लेस मतलब ये जो फोटोन एमिट हो रहा था वो तो फोटोन एमिट होगा ही, और साथ साथ ये फोटोन भी साथ में एमिट होगा, राइट। Photon take place, the emitted photon has same frequency, same direction, same phase as that of incident photon. This process may be expressed as A star, जो कि हायर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, Hp जो कि आपने इंसिडेंट कराया था, नॉर्मल स्टेट में आ चुका है, ये नॉर्मल स्टेट ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है, और 2 यूनिट ऑफ फोटोन, और ये 2 यूनिट ऑफ फोटोन एक्चुअली एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, कोहेरेंट है, राइट। तो ये कोहेरेंट लाइट सोर्सेज है, और इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है आपका लेजर। तो आपको कैसे एक्सप्लेन करना है आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, लेजर एक्सप्लेन करना, और डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस कैसे कैसे पॉसिबल है, और किस प्रिंसिपल पर आपका लेजर बेस्ड है, ये भी आपको सामने दिख गया है। अब हम इसके आगे अगले टॉपिक पर बात करेंगे, वो अगला टॉपिक क्या होगा उसके लिए आपको करना होगा वेट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।